कुछ बच्चे जो होते हैं एक अलग दुनिया में रहते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ाना, अलग सोशल प्ले करना, लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना और अलग ही तरीके का बिहेव करना, जो कि पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बच्चे नॉर्मल हैं, एज के साथ ठीक हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि लोगों ने अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम पे डाल दिया और जो सोशल एक्टिविटी होती थी, पार्क जाना, लोगों से गैदरिंग करना, प्ले करना, वो सब चीज़ें रोल ख़त्म हो गया। इस फैक्टर में ऑटिज़म उभर के बहुत आया है आज। सभी बच्चों का एक माइलस्टोन अचीव होता है, तो हमें देखना चाहिए कि बच्चा जब 8 महीने का हुआ तो उसने बैबलिंग चालू करी कि नहीं करी, और जैसे 1 ईयर स्टार्ट किया तो उसने स्टार्टिंग करी तो वर्ड्स कितने आए, 1 वर्ड्स आए, 2 वर्ड्स आए, 3 वर्ड्स आए, वो हमें चेक करने होंगे। और ऐसे ही जाते जाते हमें देखना है कि हम बच्चे से प्ले कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट करके हमसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा, या मैं उसके नाम पे से रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, वो रिस्पॉन्स कितना कर रहा है। अगर मैं 10 टाइम्स कॉल कर रहा हूँ कि बेटा सुनो, ईशान सुनो, राहुल सुनो, और रिकॉल नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ इश्यूज़ हैं और आप उसको रिइंफोर्स भी कर रहे हो। उसके बाद भी अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करा तो कुछ इश्यूज़ हैं। तो हम जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें होती है, बच्चे स्लो होते हैं रीडिंग में, राइटिंग में, उनको पढ़ाने के लिए हम अपॉइंट करते हैं स्पेशल एजुकेशन, जो वो डिफरेंट वे से पढ़ाता है, जो एक नॉर्मल टीचर नहीं करा सकता। वो हमें पहचानना है कि बच्चा लर्निंग में स्लो क्यों है। अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो हमें एक स्पेशल एजुकेटर से मिलना होगा या किसी IQ टेस्ट कराने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट पे जाना पड़ेगा, जो ब्रीफली बताया कि आपके बच्चों को इस पैटर्न्स में इश्यूज़ आ रहे हैं और आप इस पे काम करना है। हमारे दर्शकों और श्रोताओं का फिर से स्वागत है हेल्थ टीवी के अंदर। हेल्थ टीवी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहेवियरल मॉडिफिकेशन सेंटर और उसके सिग्निफिकेंस पे हम लोग आज बात करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत। डॉक्टर हेमंत इस क्षेत्र में काफ़ी समय से अपना कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर हेमंत, स्वागत है हेल्थ टीवी में आपका। जी, आपसे जानना चाहेंगे कुछ आपके बारे में और किस तरह से इस विषय की तरफ आपका रुझान हुआ, किस तरह से आपने सोचा कि इस क्षेत्र में आना है और समाज को एक सहायता देनी है, ख़ासकर बच्चों के लिए। एक्चुअली था क्या कि मेरी फैमिली में मेरे मामा जी के बच्चे थे, वो कुछ इश्यूज़ थे उनके अंदर, कुछ बिहेवियर इश्यूज़ कह सकते हैं। तो मुझे लगता था कि कुछ प्रॉब्लम तो है, पर मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि मैं इस फील्ड से था, पर मुझे पता था कुछ ना कुछ इश्यूज़ है। क्योंकि एक होता है कि फैमिली में अगर आप बोलोगे तो उन्हें कहीं कहीं इस चीज़ का महसूस होगा कि यार ये क्यों बोल रहा है। तो फिर जब मैं इस फील्ड में आया, ये बात थी 2012 की, जब मैं कॉलेज गया, वहाँ स्टार्टअप किया, तो फिर मैंने बताया लोगों को, मेरे फैमिली वालों को, कि ये इश्यूज़ होते हैं और इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, तो ये रिजॉल्व हो सकते हैं। तब जाके वो थोड़ा समझने लगे। और जब मैं गया तो मैंने देखा कि इस सेक्टर में कोई काम ही नहीं कर रहा। लोग सोचते हैं कि बच्चा है, ठीक है, हो जाएगा खुद ठीक, हम क्यों फोकस करें। फिर जब धीरे धीरे अवेयरनेस का हमने काम स्टार्ट किया इस फील्ड में आके और बच्चों में रिजल्ट आने लगा, तो पेरेंट्स में एक इच्छा जागी कि हाँ, कि हम कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए और करना भी चाहिए। तो वही करते 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 फिर मैं आया इस फील्ड में। फिर मैंने 2015 में सेटअप स्टार्ट किया। मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, तो मैंने दिल्ली में सबसे पहले स्टार्ट किया। उसके बाद 2017 में हमने जयपुर में स्टार्ट किया। तो ये फर्स्ट सेंटर था राजस्थान का जहाँ पे हमने ABA थेरेपी स्टार्ट की और स्पीच थेरेपी स्टार्ट की इस फील्ड में। यहाँ पे लोग जानते नहीं थे कि ऑटिज़म क्या होता है। तब जाके हमने अवेयरनेस स्टार्ट की, डॉक्टर से मिले, पीडियाट्रिशियन से मिले, हमने समझाया कि इन बच्चों के लिए ये थेरेपीज़ बनी हैं जिनसे बच्चों के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, जो कि सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, जो बच्चे बोल नहीं पाते, जिनकी स्पीच नहीं आ पाती। ऐसे करके करके हमने आज अवेयरनेस का प्रोग्राम स्टार्ट किया। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया, ऑटिज़म अपने आप में एक सिंड्रोम है। ऑटिज़म को हम सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब ये बहुत ज़रूरी होता है कि सरल भाषा में उन तक वो चीज़ पहुँचे जिससे वो समझ सकें। तो ऑटिज़म को एक सरल भाषा में कैसे समझाया जा सकता है, वो ज़रा हमारे दर्शकों के लिए बताएं। ऑटिज़म एक डिसऑर्डर है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होता है। क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं एक अलग दुनिया में रहते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ाना, अलग सोशल प्ले करना, लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना और अलग ही तरीके का बिहेव करना, जो कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे नॉर्मल हैं, एज के साथ ठीक हो जाएंगे। आज बच्चे लेट बोल रहे हैं। आज का ट्रेंड ऐसा हो चुका है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी है। तो लोग क्या करते हैं कि सोशल फैक्टर कम हो गया, शादी में नहीं जाना, और ड्यूरिंग कोविड तो बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हो गई हैं। तो क्या हुआ कि लोगों ने अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम पे डाल दिया और जो सोशल एक्टिविटी होती थी, पार्क जाना, लोगों से गैदरिंग करना, प्ले करना, वो सब चीज़ें रोल ख़त्म हो गया। इस फैक्टर में ऑटिज़म उभर के बहुत आया है आज। डॉक्टर साहब, माता पिता के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि बच्चों में ये समय से पता लगे कि वो
ऑटिज्म से ग्रस्त हैं, माता पिता को ये कैसे पता लगे और किस समय पे पता लग सकता है, और समय रहते रहते वो क्या कर सकते हैं इस चीज़ के निदान के लिए? जैसे कि आप जानते हैं, सभी बच्चों का एक माइलस्टोन अचीव होता है, तो हमें देखना चाहिए कि बच्चा जब 8 महीने का हुआ तो उसने बैबलिंग चालू करी कि नहीं करी, और जैसे 1 ईयर स्टार्ट किया तो उसने स्टार्टिंग करी तो वर्ड्स कितने आए, 1 वर्ड्स आए, 2 वर्ड्स आए, 3 वर्ड्स आए, वो हमें चेक करने होंगे। और ऐसे ही जाते जाते जैसे हमें देखना है कि हम बच्चे से प्ले कर रहे हैं तो वो आई कांटेक्ट करके हमसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा, या मैं उसके नाम पे से रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, वो रिस्पॉन्स कितना कर रहा है। अगर मैं 10 टाइम्स कॉल कर रहा हूँ कि बेटा सुनो, ईशान सुनो, राहुल सुनो, और रिकॉल नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ इश्यूज़ हैं और आप उसको रिइंफोर्स भी कर रहे हो। उसके बाद भी अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करा तो कुछ इश्यूज़ हैं, तो हमें एक पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए, न्यूरो पीडियाट्रिशियन से या फिर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने समझा कि कुछ तरह के लक्षण बच्चों के अंदर पाए जाते हैं जब वो ऑटिज्म से ग्रस्त होते हैं, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिस तरह से स्पीच डिसऑर्डर है, जैसे आपने बताया सेरेब्रल पॉल्सी है, इस तरह के कुछ किस तरह के और सिम्टम भी होते हैं जिनको सामान्य रूप से माता पिता ऑब्जर्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उनका बच्चा उस दिशा में अग्रसर हो रहा है? जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें होती है, बच्चे स्लो होते हैं रीडिंग में, राइटिंग में, उनको पढ़ाने के लिए हम अपॉइंट करते हैं स्पेशल एजुकेशन, जो वो डिफरेंट वे से पढ़ाता है, जो एक नॉर्मल टीचर नहीं करा सकता। वो हमें पहचानना है कि बच्चा लर्निंग में स्लो क्यों है। अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो हमें एक स्पेशल एजुकेटर से मिलना होगा, या किसी IQ टेस्ट कराने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट पे जाना पड़ेगा, जो ब्रीफली बताया कि आपके बच्चों को इस पैटर्न्स में इश्यूज़ आ रहे हैं और आपको इस पर काम करना है। डॉक्टर साहब, ये बात रही सिंड्रोम की, समस्या की, बच्चे किस चीज़ से ग्रस्त होते हैं, ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं, किस तरह से पता लगता है और समय रहते कैसे पता लग सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल रह जाता है वो है उपचार का और निदान का। डॉक्टर साहब, हम हमारे दर्शकों को किस तरीके से एक लेमन में और सरल भाषा में समझा सकते हैं कि इसके अनुदान उपचार, या हम कहें कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? देखिए, अभी तक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ट्रीटमेंट आया है ऑटिज्म का, वो ABA थेरेपी आया है, और ये आउट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में इसको अडॉप्ट किया गया है साथ में, तो इसको हम बिहेवियर थेरेपी भी बोलते हैं और ABA थेरेपी बोलते हैं। तो इंडिया में जो लोग PhD होल्डर हैं ये वही एप्लीकेबल होते हैं, या फिर जिन्होंने BCB से आया फिर RBT किया हो। पर इंडिया में अभी इसका इतना खास चलन नहीं आया, पर धीरे धीरे अब आने लगा है क्योंकि इसमें रिजल्ट दिखने लगे हैं। साथ ही क्या होता है कि जैसे बच्चे थेरेपीज करवा रहे हैं तो पेरेंट्स को पता नहीं होता कि हम क्या करें, क्योंकि वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला थेरेपी कराओ, अब थेरेपी क्या। तो जब वो डॉक्टर पे जाएंगे तो डॉक्टर्स को बताना चाहिए कि आपके बच्चे को बिहेवियर इशूज़ हैं तो आप इसको बिहेवियर थेरेपी कराएं, जिसमें क्या होगा, बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन जो कम हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, जो लैंग्वेज डिले हो रहा है, वो सारा कवर करेगा बिहेवियर थेरेपी, जो एक्सपर्ट्स करेंगे। उसके बाद साथ में कहता है इस साथ साथ बच्चे स्पीच डिले भी रहते हैं, क्योंकि बच्चे जब समझ ही नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो उनका जो लैंग्वेज का पार्ट है वो ऑलरेडी डिले हो जाता है। तो साथ साथ आपको स्पीच थेरेपी भी करवानी पड़ेगी। और ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चों के साथ सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हेयर कट नहीं करवाना, पंजों पे चलना, राउंड राउंड घूमना, हैंड फ्लैपिंग करना, ये सारे पार्ट जो आते हैं ये आते हैं सेंसरी इश्यूज़ के, जिसमें हम साथ में ऑक्यूपेशन थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये बिहेवियर इशू हैं, सामान्यतः व्यवहार के साथ में ये चीज़ नज़र आती है, और बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए व्यवहार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि किस प्रकार की सहायता और चिकित्सकीय निदान आपका सेंटर, बिहेवियर मॉडिफिकेशन सेंटर है, वो प्रोवाइड करवा रहा है? हम जयपुर में सबसे पहले हैं और इस थेरेपीज को इंट्रोड्यूस करने वाले। हम बिहेवियर थेरेपी से यहाँ पे बच्चों को सोशल इंटरेक्शन को कंप्लीट करते हैं, जिसमें बच्चा लैक करता है। स्पीच थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बच्चे की लैंग्वेज डिले होती है, तो हम लैंग्वेज पे काम करते हैं, साउंड्स पे काम करते हैं, और साथ ही साथ ऑक्यूपेशन थेरेपी भी देते हैं, जिसमें हम बच्चे के सेंसरी प्रोफाइल पे काम करते हैं, और ग्रॉस मोटर पे और फाइन मोटर पे, जिसमें बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ के काफ़ी इश्यूज़ जो रिजॉल्व होते हैं। और साथ में हमने और थेरेपीज़ भी हमारे पास हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं, स्लो लर्नर हो गए हैं, जिनको मिरर इमेजेस में इश्यूज़ होते हैं, उनको भी हम स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाता है। वो हमारे पास सारी थेरेपीज़ हैं। प्ले थेरेपी हमारे पास हैं, म्यूज़िक थेरेपी हमारे प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं इस फील्ड पर। सर, जैसा कि आपने बताया कि जयपुर में आपने और राजस्थान में ये प्रयास आपने अनवरत शुरू किए हैं कुछ सालों से, और आप पायनियर हैं इसमें। आपके इस सेंटर का जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन सेंटर है, इनकी सेवाओं का विस्तार का अभी क्या स्तर है? आप किस स्तर पर काम कर रहे हैं और आगे का भविष्य की योजनाएं क्या हैं?
अभी हम जहाँ कर रहे हैं, हम बीकानेर में भी हमारा एक सेटअप है, सीकर में भी हमारा सेटअप है, और हम कंबाइंड अप्रोच काम करते हैं। हमारे साथ मैक्सिमम अराउंड 15 डॉक्टर्स हैं पीडियाट्रिशियन जो टच में हैं, जो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे बच्चों के साथ मिलते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं। और साथ में हमारा सीकर भी सेटअप है और हमारा दिल्ली भी सेटअप है। अब हम प्लान कर रहे हैं अजमेर और कोटा की तरफ। उसके बाद हमारा एक बड़ा और प्रोग्राम है कि अभी ऑल राजस्थान में इंक्लूसिव सेटअप नहीं है, जहाँ पे हम मेन स्ट्रीम बच्चों को साथ में थेरेपीज करा सके और स्कूल भेज सके। तो हमारा मेन फोकस अब वही होगा। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपका सेंटर चल रहा है और सेवाएं दे रहा है, क्या इस तरह की सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में भी अवेलेबल रहती हैं? देखिए, स्पीच थेरेपी तो प्रोवाइड होती है, पर बिहेवियर थेरेपी नहीं होती, क्योंकि ये बाहर का कॉन्सेप्ट है। इसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिशन नहीं है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट RCI अप्रूव्ड कोर्सेज देती हैं, जो वो परमिशन देती हैं। बाकी OT है, OT प्रोवाइड होती है और स्पीच प्रोवाइड होती है। बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आप इस क्षेत्र में इतना गंभीरता से लेकर के इस चीज़ को और इस संवेदनशील समस्या को आपने उठाया और उस पर काम करना शुरू किया। बच्चों को फ़ायदा भी हो रहा है आपके सेंटर से। आपकी सेवाओं में जो आपने विस्तार की बात कही है, तो ये अभी राज्य स्तर पे ही है या राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ कर रही है आपके सेंटर? हम राज्य स्तर से अलावा भी हम बाहर निकलेंगे, हम और भी स्टेट्स में जाके ये पूरा कंबाइंड अप्रोच के साथ पूरा सेटअप स्टार्ट करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट, हमारा मेन एम है कि राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक सेंटर हो, ताकि जो बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है कि वो जयपुर आएँ, पॉसिबल नहीं होता। तो हम चाहते हैं वो नहीं आ सकते, पर हम तो जा सकते हैं। हम तो उन्हें अप्रोच करें ताकि वो बच्चा इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को जी सके और बोल सके कि हाँ, कि मैं आज सबकी तरह हूँ। हेल्थ टीवी के दर्शकों को हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे क्या है, कब मनाया जाता है और आपकी संस्था इसमें किस तरह से काम करती है? 2 अप्रैल जो ये वर्ल्ड ऑटिज्म डे आता है 2 अप्रैल को, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। अवेयरनेस, अप्रैल मंथ अवेयरनेस मंथ कहा जाता है ऑटिज्म के लिए, और इसको ब्लू रंग का नाम दिया है। ब्लू रंग से इसको अवेयरनेस पे स्टार्ट करते हैं। हमने प्लान किया है कि हम 2 अप्रैल को एक पूनो एक प्लेस होते हैं, और वहाँ पे सभी बच्चों को लेके जाएँ और सभी बच्चों को हम ओपन प्ले स्टार्ट कराएं, ताकि वो सोशल गैदरिंग में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और पेरेंट्स को भी इस चीज़ का महसूस हो कि हमारे बच्चे नॉर्मल लाइफ में कितना ईजी मैशअप हो पा रहे हैं। जी जी सर, आपका सेंटर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया गया है। इन सब चीज़ों का उद्देश्य क्या है? सर, इन सब चीज़ों से कि बच्चा जब आएगा तो वो सोशल इंटरेक्शन करे, क्योंकि सबसे बड़ा रोल तो वही है कि बच्चा सोशल खेलना भूल गया। पहले हम खेला करते थे घर में, दादी हो करती थी, बड़ा परिवार हो करता था। अब खेल तो लॉस हो चुका है। अब सारा गैजेट्स पे बच्चे आ गए हैं, सारी चीज़ें गैजेट्स पे, फ़ोन पे गेम। अब तो सोशल प्ले 1-to-1 वगैरह वो खत्म हो गया। ये वही चीज़ें हैं जो हम सोशल प्ले करके 1-to-1 बच्चे के साथ सोशल इंटरेक्शन बढ़ा के, आई कॉन्टेक्ट लेके उन चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। ये वही सारा प्ले है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब ये जान करके। आइए हम चलते हैं और आपके सेंटर में और क्या क्या चीज़ें उन पर जरूर ध्यान देंगे। जिस तरह से बच्चे काफ़ी यहाँ पे अपने आप को ओपन और खुला महसूस करते हैं। ऐसे नहीं करना, हैंड्स क्वाइट, ऐसे, गुड। एक्टिव होके बैठो गौरव, ऐसे, गुड। लेफ्ट फोन, सुनो, मम्मा बोलो, मम्मा, माँ, गौरव, लुक दिस साइड, मम्मा, माँ, बोलो, बोलते ना, मम्मा, माँ, गौरव, माँ, माँ, मम्मा, गौरव, सी इधर देखो, मम्मा, गौरव, अच्छा, यस, ऐसे करो, गुड। अभी करो, माँ, गौरव, माँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। नो, क्वाइट, 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 नो, लो, रोना क्यों है? अच्छा, खड़े हो, खड़े हो। कुछ कितने टाइम से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं बच्चे का यहाँ पे? अराउंड 1 ईयर। 1 ईयर से आपको बच्चे को किस तरह की समस्याएं थी और आप कैसे पता लगा इस सेंटर का? एक्चुअली हम पहले डूंगरपुर रहते थे, तो मेरा बेटा नाम के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करता था, बहुत सारी चीज़ों में लैग था। उसके अलावा मुझे लगता था कि अपनी एज के बच्चों से थोड़ा लैग कर रहा है। तो फिर हमने न्यूरो पीडियाट्रिशियन को दिखाया, उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को बिहेवियर इशूज़ हैं ऐसा। तो फिर
हमें रिसर्च किया तो सेंटर के बारे में पता लगा, फिर हम यहाँ आए तो फिर यहाँ की स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ये सब कुछ के बारे में पता लगा, तो हमने थेरेपी स्टार्ट की। कितना सुधार कुछ देख पा रहे हैं? हाँ, नाम के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्पीच ऑलमोस्ट आने वाली है, आ गई वैसे, इंटरेक्ट कर लेता है, अपनी एज के बच्चों के साथ खेल लेता है, चीज़ें समझ जाता है, इतना हो गया कि अब उसका अकेडमिक स्टार्ट होने के लिए। थैंक यू। आप अपने बेटे का ट्रीटमेंट यहाँ से ले रहे हैं, तकरीबन कितने समय से ले रहे हैं? ये मेरे को लगभग 6 महीने हैं। कैसे पता लगा आपके बच्चे को इस तरह का बिहेवियर इशू है, या कैसे फाइंड आउट किया और यहाँ कैसे? सो एक्चुअली हमको जब ये थोड़ा छोटा था उस वक्त महसूस हुआ कि जैसे नॉर्मल बच्चे बोलना सीख जाते हैं, इसमें थोड़ा स्पीड डिले था। सो उसके बाद हमने इसको काफ़ी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, तो हमने न्यू क्लिनिक में डॉक्टर राकेश है उनको कंसल्ट किया, तो उन्होंने हमें रेफरेंस दिया इनका सेंटर का। तो ऑलमोस्ट 6 महीने प्राप्त हो गए और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इसमें। पहले इसको स्पीच डिले था, बोलने में दिक्कत होती थी और कम्युनिकेशन बहुत कम था। अभी काफ़ी प्रोग्रेस है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90% तक इसकी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो के सेंटर की सेवाओं से आप संतुष्ट हैं? पूरी तरह से। धन्यवाद डॉक्टर हेमंत। आज हेल्थ टीवी में हमने चर्चा की ऑटिज्म पे। एक संवेदनशील विषय था जिस पे डॉक्टर हेमंत ने पूरा प्रकाश डाला और विस्तार से इन सब चीज़ों को बताया कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इनके निदान में, उपचार में और समाज की इस संवेदनशील मुद्दे पे किस तरह से डॉक्टर हेमंत अपना योगदान दे रहे हैं और सहायता कर रहे हैं। हेल्थ टीवी में इसी तरह के सूचनार्थ और इस तरह की चिकित्सकीय क्षेत्र में विशेष और नई जानकारियों के साथ में हम आते रहेंगे। यदि आपको ये जानकारियाँ रुचिकर लगती हैं, आप इनका सराहना करते हैं, तो हेल्थ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की सूचनाओं को शेयर करें। धन्यवाद।